चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है, तो आपको हानि या लाभ प्रतिशत बताना है कितना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इन्होंने बोला कि 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो सिंपल आप क्या कर देना है, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य को आपको 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर कर देना है। तो हमने वो लिखा कि 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन का कि 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है। तो यहाँ देखिए, आप बोलेंगे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो आप कहेंगे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य x है और एक वस्तु का विक्रय मूल्य, अगर हम बात करें कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे सर y है। तो देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य यदि आपका x है और एक वस्तु का विक्रय मूल्य y है, तो यहाँ पर क्या दिया, 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y की वैल्यू रख दी, 4 वस्तुओं का 4y हो जाएगा, और बराबर में यहाँ 5 की जगह पे क्या x आ जाएगा, क्योंकि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा भाई, एक का अगर क्रय मूल्य x है तो 5 का 5x हो जाएगा। एक वस्तु का यदि विक्रय मूल्य y है तो 4 वस्तुओं का 4y हो जाएगा। यहाँ से आप x अपन y का रेशियो बना लीजिए, x के बटे में y को ला दिए हम यहाँ पर, तो 5 किसके बटे में जाएगा, 4 के, तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कितना निकल कर आ जाएगा आपका, 4 बटे 5। ठीक है, x के बटे में हम y को ले गए, तो 4 के बटे में क्या हो गया, 5। अब हमने x क्या माना था, एक वस्तु का क्रय मूल्य माना था, तो यानी कि एक वस्तु आप कितने की लाते हैं भाई, तो अगर हम बात करें 4 की और बेचते कितने में, 5 में, तो अगर क्रय मूल्य आपका कैसा है, क्रय मूल्य हमारा 4 है और विक्रय मूल्य 5 है, तो बताइए 4 वाली चीज को आप 5 में बेच रहे हैं तो क्या होगा, लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए का लाभ होगा। क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 5 है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 का। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपको बनाना ही है, तो यहाँ पर हानि प्रतिशत तो नहीं निकलेगी क्योंकि यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो आप कहेंगे सर लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू में क्या, तो आप कहेंगे सर 100। अब देखिए बच्चों, हम बात करते हैं कि लाभ कितना है। तो लाभ हमने अभी कितना निकाला, 1 रुपए का लाभ है। लाभ किस पर हो रहा, क्रय मूल्य पर होता है, हानि भी क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य कितना है, 4 है, तो इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो देखिए 4 से ही कट जाएगा कितने बार, 25 बार। तो लाभ प्रतिशत कितना निकल कर आया, तो लाभ प्रतिशत 25% निकल कर आया। क्लियर होगी बात। तो किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे आप, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और भी कर सकते हैं। अगर आप ये एक्स और वाई की झंझट से निजात पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस तरीके से हमें नहीं करना है एक्स और वाई मान के, तो आप इसमें ये तरीका भी लगा सकते हैं। देखिए इन्होंने क्या बोला, 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो एक तरफ तो लिख लीजिए आप विक्रय मूल्य को, एक तरफ क्या करिए, एक तरफ लिख लीजिए विक्रय मूल्य को और एक तरफ क्या लिख लीजिए, क्रय मूल्य को। तो एक तरफ हमने विक्रय मूल्य लिख लिया और एक तरफ क्या लिख लिया, क्रय मूल्य लिख लिया। अब इन्होंने क्या दिया, यहाँ पर दिया 4 वस्तुओं का, तो उनकी संख्या दी है, तो संख्याओं को आपको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, यानी कि प्रतिलोम कर देना है। तो आप 5 को लिख दीजिए इसके नीचे विक्रय मूल्य के नीचे और 4 को लिख दीजिए क्रय मूल्य के नीचे। यानी कि मैं बात समझ में आ गई कि 4 वाली चीज़ आप कितने में बेच रहे हो, 5 में बेच रहे हो। जब आप 4 वाली चीज़ 5 में बेच रहे हो तो बताइए लाभ कितने का होगा। तो फिर सेम प्रोसेस यही रहेगा कि लाभ आपको 1 रुपये का हुआ, तो लाभ परसेंट क्या रहेगी, तो लाभ परसेंट तो आपको पता ही है, लाभ परसेंट बराबर क्या, तो आप कहेंगे लाभ 1 का किस पर, 4 पर इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 4 से कट जाएगा कितने बार, 25 बार। तो कितना हो जाएगा ये, 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्लियर। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं, केवल इतना डेटा देखकर कि आपको वस्तुओं की जो संख्या दी है ना वो आपको इंटरचेंज कर देनी है, आपस में बदल देनी है। यहाँ जो वस्तुओं की संख्या है
ये चली जाएगी यहाँ पर, यानी कि ये क्रयमूल हो जाएगा, 4 क्रयमूल हो जाएगा और 5 विक्रयमूल हो जाएगा। इतना सा आपको ध्यान रखना है, बस इतनी चीज़ याद रखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप देखते ही ओरली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। यदि 7 श्रमिक एक कार्य के 2/3 को 4 दिनों में करते हैं तो कितने श्रमिकों को और नियुक्त किया जाए जिससे कि एक दिन में ही शेष कार्य को पूर्ण हो जाए। यानी कि देखिए इन्होंने पहले तो बात ये बोली कि 7 श्रमिक हैं, तो देखिए हम जानते हैं M1 D1 W1 इक्वल टू होता है M2 D2 W2। जहाँ अगर हम M की बात करें तो क्या है, M व्यक्तियों की संख्या, वो व्यक्ति श्रमिक हो सकते हैं, आदमी हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं और बच्चे हो सकते हैं। तो M क्या है, व्यक्तियों की संख्या, D क्या है यहाँ पर, दिन, ठीक है, D किसको प्रदर्शित कर रहा है, दिन को, और यहाँ पर W1 और ये W2 होता है। तो W की वैल्यू का मतलब है ये वर्क, यानी कि कार्य वो कितना कर रहे हैं। तो ये हमारा जो M1 D1 और M2 D2 का फॉर्मूला है, इसमें M बराबर व्यक्तियों की संख्या, D बराबर दिनों की संख्या और W1 W2 यहाँ पर क्या है, वर्क के कार्य है। तो क्वेश्चन में देखिए पहला स्टेटमेंट आपको दिया है कि 7 श्रमिक एक कार्य के 2/3 को 4 दिनों में करते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि आपको क्या दिया है, M1 की वैल्यू दी है। M1 कितना है, 7 श्रमिक, ठीक है, कितने कार्य को कर रहे हैं, 2/3 को, कितने, 4 दिन में। तो D1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 4 दिन। W1 कार्य कितना है, जो भी कार्य है उसका 2/3 ये कर रहे हैं, यानी कि 2/3 करते हैं। तो W1 की वैल्यू भी आपके पास है। अब ये बोल रहे हैं तो कितने श्रमिकों को और नियुक्त किया जाए, यानी कि M2 में, यानी कि आपको क्या करना है, M2 की वैल्यू कैसे आएगी, 7 श्रमिक तो ऑलरेडी आपके पास हैं, यानी कि 7 मजदूर तो आपके पास ऑलरेडी हैं। ये बोले कितने और नियुक्त कर दें, 7 के साथ में आप कितने और मजदूरों की संख्या को बढ़ा दें। तो हमने बोला 7 + x कर दीजिए, कितने मजदूर कर दीजिए, 7 + x मजदूर कर दीजिए, यानी कि M2 की वैल्यू क्या आ गई, 7 + x हो गई। कितने श्रमिकों को और नियुक्त किया जाए जिससे कि एक दिन में ही शेष कार्य पूर्ण हो जाए। तो देखिए दिनों की संख्या कितनी लगनी है, अब D2 आपकी कितनी है, एक दिन में कार्य करना हो। शेष कार्य की अगर हम बात करें W2 क्या होगा, भाई देखिए 3 यूनिट का काम था, उसमें 2 यूनिट हो गया, तो आप कहेंगे यदि 2/3 हो गया तो बचा कितना, 1/3। तो ये क्या है आपका शेष कार्य, ये W2 के बराबर होगा, यही वो शेष कार्य है, ठीक है। अब हमें कितना सा काम करना है, हमें ये सारी वैल्यू पुट करनी है अपने फॉर्मूले में। तो चलिए पुट कर देते हैं। हम बात करें M1 की वैल्यू 7, यहाँ पर D1 की वैल्यू 4, W1 की वैल्यू 2/3 इक्वल टू में M2 की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर 7 + x, D2 की वैल्यू कितनी, तो 1, और W2 की वैल्यू कितनी, 1/3। देखिए 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 14, यानी कि 14 हो जाएगा। 7 प्लस कितना हो जाएगा, x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 माइनस कितना कर देंगे आप, 7, तो कितनी हो जाएगी, 7। यानी कि कितने और श्रमिक आपको चाहिए, 7 श्रमिकों की और आपको आवश्यकता रहेगी। कितने और श्रमिक चाहिए आपको, 7 श्रमिकों की और आपको आवश्यकता रहेगी। तो किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे आप, ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक पासे को फेंका जाता है, ठीक है, तो इसके एक फलक पर 4 ना आने की प्रायिकता क्या होगी, इसके एक फलक पर 4 ना आने की प्रायिकता क्या होगी। अब आप जानते हैं कि एक जो पासा होता है उस पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कितने अंक अंकित रहते हैं, 6, 1 से लेकर 6 तक टोटल 6 अंक अंकित रहते हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसके एक फलक पर 4 ना आने की प्रायिकता क्या है, मतलब 4 ना आए उसकी प्रायिकता क्या है। तो देखिए अगर हम ये निकाल लें कि 4 आने की प्रायिकता कितनी है, तो हम क्या करेंगे, 4 ना आने की प्रायिकता कैसे निकालते हैं। यदि किसी चीज़ के घटने की प्रायिकता को हम उसके घटित ना होने की प्रायिकता से घटा दें, समझ रहे हो ना, कोई भी चीज़ अगर है तो वो 100% होती है, मतलब किसी चीज़ के घटने की प्रायिकता अगर 1 है तो उसके ना घटने की प्रायिकता क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं।
जो भी आपको वैल्यू निकालनी। तो यहाँ बात करें कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसके एक फलक पर 4 ना आने की प्रायिकता क्या है। तो अब आप क्या करिए, आपको 4 नहीं आए ऐसा करना है। तो अगर हम ये देख लें कि 4 नहीं आए तो उसके अलावा सारे अंक आ जाएं, तो मतलब 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो ओवरऑल कितने अंक आ सकते हैं, 5। अब आपको पता है कि जब एक पासे को आप फेंकते हैं तो जो कुल प्रेक्षण मतलब कुल हम बोलें घटनाएं कितनी घटित होती हैं, तो 6 घटित होती हैं। या तो आपने एक बार फेंका तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 या 5 या 6। टोटल जो घटनाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 6। अब बोल रहे हैं कि उनमें से कौन सी ना आए, तो 4 ना आए, मतलब 4 ना आए तो इसके अलावा सब आ जाए। तो सब कौन कौन से आ जाएं, तो हम बोले कि 4 ना आए उसके अलावा सारे कोई भी अंक आ जाए, चाहे 1 आ जाए, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 5 या चाहे 6। तो हम जानते हैं कि प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता बराबर होता है पक्ष में घटनाएं, ठीक है, पक्ष में घटना मतलब आपके फेवर में कितने इवेंट्स हैं, पक्ष में घटना और कुल घटना, इसको हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं, कुल घटना। तो अगर जब आप एक पासे को फेंकते हैं तो उसमें कुल कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं, मतलब कितने अंक आ सकते हैं, तो 1 से लेकर 6। तो कुल घटनाएं यहाँ पर क्या बनेंगी, तो आप कहेंगे 6। लेकिन 4 नहीं आना है तो हम बोले 4 को छोड़कर सभी आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 4 ना आने की प्रायिकता निकालनी है आपको। तो 4 ना आने की प्रायिकता मतलब क्या, आप ये निकाल दीजिए कि 4 ना आए तो उसके अलावा सारे अंक आ जाएं, तो सारे अंक मतलब 5 बचे। तो इन 5 में से कोई भी एक आ जाए तो पक्ष में घटना कितनी है, तो 5। तो 5/6 क्या होगी, 4 ना आने की प्रायिकता है, क्योंकि ये 5 कौन कौन से अंक हैं, 1 से लेकर 6, 5 को 4 को छोड़कर, तो इनमें से कोई भी आ जाएगा। तो 4 नहीं आया तो 4 ना आने की प्रायिकता कितनी, 5/6 हो जाएगी। किस ऑप्शन पर टिक कर देंगे आप, ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर 4 आने की प्रायिकता पूछते ही है, क्या पूछते हैं कि 4 आने की प्रायिकता, अगर इसको नाक को हम काट दें और बोलें कि 4 आने की प्रायिकता कितनी है, तो आपको पता है जब एक पासे को फेंकेंगे आप तो कुल घटनाएं 6 और 4 कितने बार, केवल एक ही बार आ सकता है, तो 1/6 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने आपको जो अभी बात बोली थी कि आप एक में से माइनस कर दें। देखिए किसी चीज़ के घटित होने की प्रायिकता अगर आपके पास है, उसके ना घटित होने की प्रायिकता अगर आपको चाहिए है, तो उसको 1 में से माइनस कर दीजिए, 1/6 कर देंगे तो ये 5/6 ही आएगा। तो ये 4 ना आने की प्रायिकता है, ये किसकी है, 4 ना आने की प्रायिकता। ठीक है, 4 ना आने की प्रायिकता ही है। क्लियर होगी बात। तो हमने क्या निकाल दिया कि 4 ना आए तो उसके अलावा कोई भी अंक आ जाए तो वो उसकी प्रायिकता हो जाएगी कि 4 ना आने की प्रायिकता कितनी है। ठीक, चलिए, तो ऐसे भी आप कर सकते थे कि 4 आने की प्रायिकता कितनी है, तो 1/6 और उसमें से 1 में से माइनस कर दीजिए तो 4 ना आने की प्रायिकता आ जाएगी 5/6। क्लियर। 2 पासे एक साथ फेंके गए, 2 पासे एक साथ फेंके गए, दोनों के नंबरों का योग 14 आने की कितनी संभावना है, दोनों के नंबरों का योग 14 आने की कितनी संभावना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मौखिक रूप से दे देंगे। क्यों दे देंगे, आपको पता है कि एक पासे पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टोटल 6 अंक अंकित रहते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो ये अगर हमारा पासा नंबर पहला है और ये हमारा पासा नंबर दूसरा है, तो उस पे भी कितना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक अंकित होंगे। तो जब आप इन दोनों को एक साथ फेंकेंगे तो इन्होंने बोला योग, दोनों पर जो अंक आए उनका योग 14 आने की कितनी संभावना है। तो अब आप बताइए कि मैक्सिमम अंक जो पासे का होता है वो 6 है, यहाँ पर कितना है, तो आप कहेंगे सर 6 है, यहाँ पर मैक्सिमम 6 है, यहाँ भी मैक्सिमम कितना है, 6। तो जब उनके मैक्सिमम को आप जोड़ रहे हैं तो वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो ये बात कंफर्म है कि कभी भी 2 पासों को जब आप फेंकेंगे तो योग आपका 14 नहीं आ सकता। तो जिस चीज़ के घटने की संभावना यानी कि घटित होने की प्रायिकता 0 हो, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ तो कोई संभावना बन ही नहीं सकती। तो यहाँ 14 जो योग है दोनों पासों के अंकों पर आने का, वो संभावना क्या है, 0 के बराबर है। कभी भी आप यदि 2 पासों को एक साथ फेंकते हैं तो उनके जो फलक पर अंक आएंगे उनका योग कभी भी 14 नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम अंक दोनों पर 6 होगा, उनका योग 12 बनेगा, तो 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल ओरल तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है।